तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग बैंक लॉज के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को डिटेल में पढ़ लिया था। आज हम सेकंड इंपॉर्टेंट बैंक लॉ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस एक्ट को हम शॉर्ट में BR एक्ट भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, इसे क्यों बनाया गया था, ये कैसे बना, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से यहाँ पर सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है ले सकें। और ऑडियो वीडियो भी क्वालिटी भी कंफर्म कर दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्वालिटी यहाँ पर ठीक है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट था वो बनाया गया था आरबीआई के लिए। मतलब कि आरबीआई कैसे काम करेगा वो बताता था हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है। तो आरबीआई जब भी कोई काम करता था तो वो जो है आरबीआई एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही करता था। तो ऐसे ही जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बनाया गया था हमारे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। जो हमारे बैंकिंग स्ट्रक्चर में जितनी भी बैंकिंग कंपनीज है, जब भी वो कोई काम करती है तो वो हमेशा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करके ही करती है। बैंक के लिए कंपलसरी है कि वो कोई भी काम करे तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को यहाँ पर अच्छे तरीके से फॉलो करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उनका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है, उनको पेनल्टीज भी यहाँ पर भरनी पड़ती है। क्लियर है। तो इसको ले आया किस लिए गया था? ताकि जो हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट किया जा सके, बैंकिंग फर्म्स कंपनीज को यहाँ पर रेगुलेट किया जा सके, ताकि वो कोई भी ऐसा काम ना करे, कोई भी अनऑथराइज काम ऐसा ना करे जिससे हमारी इकोनॉमी और जो हमारे डिपॉजिटर हैं उनको किसी भी तरह का यहाँ पर लॉस। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इज अ लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट रेगुलेट्स ऑल बैंकिंग फर्म्स इन इंडिया। ठीक है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऐसा एक कानून है जो कि इंडिया में जितनी भी बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर बनाया गया था। द एक्ट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क अंडर विच कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया इज सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड। ठीक है। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसे प्रोविजंस प्रोवाइड करता है जिनकी हेल्प से बैंकिंग जो कंपनीज है उनको रेगुलेट किया जाता है और उनको प्रॉपर तरीके से सुपरवाइज किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वही यहाँ पर आरबीआई को पावर देता है कि उन्हें जो है कमर्शियल बैंक पे पूरी निगरानी रखनी है, उनकी सुपरवाइज करनी है, समय समय पर उनकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उनको यहाँ पर उनकी इंस्पेक्शन करते रहनी है। क्लियर है। तो ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। क्लियर है आपको? अब यहाँ पर पर्पस क्लियर है। अब बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि ये जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो बना कैसे, वो आया कैसे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट था 1913, उसी में जो है बैंकिंग से रिलेटेड प्रोविजन थे। मतलब कि पहले जो है बैंकिंग कंपनीज के लिए कोई अलग से यहाँ पर एक्ट नहीं होता था। जो हमारा कंपनीज एक्ट था जो कंपनीज पे के लिए बनाया गया था उसी में बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रोविजन है उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक है। पर ये जो एक्ट था वो सफिशिएंट नहीं था, मतलब इसकी जो प्रोविजन थे वो इतने अच्छे नहीं थे, रूल्स एंड रेगुलेशन इतने अच्छे नहीं थे जिससे बैंकिंग सेक्टर को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है रेगुलेट किया जा सके। तो इसीलिए यहाँ पर एक नया एक्ट जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बैंकों के लिए ही बना था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 को ले आया गया। ठीक है। और ये जो एक्ट है वो हमारा 16 मार्च 1949 से जो है इनफोर्स आ गया, यानी कि लागू हो गया। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर 1949 में पहली बार यहाँ पर बैंकों के लिए एक सेपरेट एक्ट जो है बनाया गया था। फर्दर इसी एक्ट को, यही जो हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट 2009 हमारा 1949 है, इसी को आगे जाकर रीनेम करके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है बना दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, वो सिर्फ इसका नाम चेंज करके यहाँ पर बनाया गया था। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसका पहला नाम क्या था? तो आंसर क्या रहेगा हमारा? बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। क्लियर है आपको? उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर द ओरिजिनल एक्ट हैज 56 सेक्शंस कंटेन्ड इन 5 पार्ट्स एंड शेड्यूल्स। ठीक है। तो टोटल 56 सेक्शंस है हमारे इस एक्ट में, जो कि हमारे 5 पार्ट्स और शेड्यूल में डिवाइडेड है। तो एक एक करके हम उन पार्ट्स को, उन सेक्शंस को यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला पार्ट हमारा देखो रिलेटेड है सेक्शन 1 to 5। इसमें हमारे सेक्शन 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 1 पहला हमारा क्या कहता है यहाँ पर कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यानी कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है। इंडिया में कोई भी बैंक हो, ठीक है, उसको यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करना जरूरी होता है।
क्लियर है आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे सेक्शन 5, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का। जो सेक्शन 5 है यहाँ पर वो बैंक को डिफाइन करता है, बैंकिंग को डिफाइन करता है कि एक्चुअली में बैंक क्या है, वो क्या यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। तो बैंकिंग में बेसिकली क्या होती है, बैंक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। अब वो डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट करती है, ताकि वो डिपॉजिट से जो उनके पास पैसा आता है उस पैसे को वो लोन दे पाए और उस पैसे से वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। क्लियर है। तो पहला यहाँ पे डेफिनेशन का जो पार्ट है वो कहता है कि बैंकिंग में हम पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे और उस डिपॉजिट से जो पैसा आएगा उसको बैंक जो है यहाँ पर लैंड करेंगी, लोन देंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्लियर है। उसके बाद देखो रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो जो पब्लिक है उसने जो पैसा बैंक के पास जमा करवाया है, बैंक को कभी ना कभी तो वो रिपे करना ही है। तो ये लाइन क्या कहता है कि ये जो बैंक के पास डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है, पब्लिक ने जो पैसा जमा कराया है वो डिमांड पे रीपेबल होंगे। यानी कि जब भी कस्टमर डिमांड करेगा कि बैंक मुझे मेरे पैसे दो, बैंक को ये पैसे देने पड़ेंगे, या फिर वो चेक से विड्रॉ हो सकते हैं। अगर यहाँ पर कस्टमर ने एक चेक दे दिया है, ठीक है, तो बैंक को उस चेक के रिस्पेक्ट में भी पैसे यहाँ पर वापस करने पड़ेंगे, या फिर कोई ड्राफ्ट है उसके भी लिए भी यहाँ पर विड्रॉवल करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर लिखा है अदरवाइज। अब ये अदरवाइज का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई डिपॉजिट होता है ना, एक फिक्स पीरियड के लिए हम जमा कराते हैं, जैसे फिक्स पीरियड, तो यहाँ पर अदरवाइज में जैसे ही वो फिक्स पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे 5 साल है, 5 साल वो पूरे हो जाते हैं, तो यहाँ पर बैंक को पैसे वापस कर देने। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन को पूरी की पूरी डेफिनेशन को कंक्लूड करूं तो डेफिनेशन में क्या है कि बैंक की ऐसी यहाँ पर फर्म्स होती हैं जो कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं और उन डिपॉजिट से जो पैसा आता है उसको लोन दे देती हैं, इन्वेस्टमेंट कर देती हैं, और वो जो पैसा होता है रिपेबल होता है पब्लिक की डिमांड पर, चेक से, ड्राफ्ट या अदरवाइज। क्लियर है, जब मेच्योरिटी टर्म यहाँ पर पूरी हो जाती है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पे सेक्शन 5C। अब ये सेक्शन 5C क्या कहता है, तो सेक्शन 5C सिंपली कहता है कि कोई भी कंपनी जो कि हमारे सेक्शन 5B की डेफिनेशन में आती है, ठीक है, उन्हीं को हम यहाँ पर बैंकिंग कंपनीज बनेगी। उसके अलावा कोई भी कंपनी चाहे वो पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है, उनको हम बैंकिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनी कंपनी विच इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स और कैरीज, ठीक है, जो कि ट्रेड करती हैं गुड्स और सर्विस, गुड्स को यहाँ पर बनाती है और मार्केट में जो है सेल करती हैं, है ना, वो अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं पब्लिक से, किस लिए एक्सेप्ट करती है, ताकि वो जो है अब अपने बिजनेस ऑपरेशंस को फाइनेंस कर पाए, क्योंकि बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए पैसे की जरूरत है ना। तो अगर कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ताकि वो अपने बिजनेस ऑपरेशन को फाइनेंस कर सके, तो उन्हें हम बैंकिंग की कैटेगरी में नहीं ले आते हैं। क्लियर आपको। तो सिंपली क्या कहता है कि सिर्फ सेक्शन बी की डेफिनेशन में आने वाली कंपनीज को ही हम बैंकिंग मानेंगे और किसी को भी नहीं। क्लियर है। उसके बाद देखो हमारा पार्ट सेकंड, ठीक है, ऑब्वियसली बात है हम सारे सेक्शन तो ये नहीं करेंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उन्हीं को हम यहाँ पर देखेंगे। तो पार्ट 2 क्या कहता है यहाँ पर, पार्ट 2 में पहले देखो हमारा सेक्शन 6 से लेकर 36 AG तक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सेक्शन जो है हमारा सेक्शन सी, वो कहता है बिजनेस ऑफ बैंक। अब ये जो बैंक है वो क्या बिजनेस करेंगी उसके बारे में बताता है यहाँ पर सेक्शन 6। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्शन 6 में जो जो बिजनेस लिखा है बैंक सिर्फ उसी बिजनेस को परफॉर्म कर सकती है, उसके अलावा किसी और बिजनेस को नहीं। क्लियर है आपको। तो नॉर्मल बिजनेस आप लोग को पता ही है कि बैंक का बिजनेस क्या है कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, फिर उस पैसे से वो लोन वगैरह देगी, ये नॉर्मल सी चीज है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा और क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक नोट्स। ठीक है, तो बैंक जो है वो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि वो फॉरेन करेंसी को खरीद या बेच भी सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, बाइंग सेलिंग एंड डीलिंग इन बुलियन एंड स्पेसिफिक। तो यहाँ पर देखो बुलियन वगैरह को भी यहाँ पर खरीद सकता है। बुलियन क्या होता है, तो यहाँ पर देखो ये जो करेंसी होती है वो नोट्स के फॉर्म में नहीं होती है, जैसे कि ये सिक्कों के फॉर्म में होती है, जैसे सोने के सिक्के हो गए, सोने के ईंट हो गए, है ना, तो उसके फॉर्म में भी इसको भी यहाँ पर खरीद बेच यहाँ पर सकती है। क्लियर है। उसके बाद देखो क्या है, एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो जो बैंक है, ठीक है, वो यहाँ पर गवर्नमेंट का या फिर कोई और लोकल अथॉरिटी या फिर कोई इंडिविजुअल है उसके एजेंट के रूप में भी काम कर सकती है, यानी कि उस पर्सन के बिहाफ पर उस पर्सन की जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको यहाँ पर कर सकती है। क्लियर है आपको। एजेंट का आपको पता ही है, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को अपॉइंट करता है अपना काम करवाने के लिए, तो वो पर्सन क्या होता है, एजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो इंडिविजुअल है, गवर्नमेंट है, वो बैंक को कह सकती है कि आप जो है हमारे ये फंक्शंस परफॉर्म करो, इसके बदले में हम आपको कुछ चार्जेस यहाँ पर देंगे। उसके बाद देखो क्या, मैनेज सेल रिलाइज एनी प्रॉपर्टी विच कम इनटू इट्स पोजेशन इन सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी इट्स क्लेम। यानी कि जो बैंक ने यहाँ पे लोन दिया था, ठीक है, उस लोन के अगेंस्ट अगर उसके पास कोई सिक्योरिटी पड़ी हुई थी, जो कि अब लोन डिफॉल्ट हो चुका है, उसको लोन का पैसा
फॉरवर्ड नहीं दे रहा है तो बैंक जो है वो क्या कर सकता है, वो जो उसके पास सिक्योरिटी थी, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, घर हो, कार हो, उसको सेल परचेज कर सकता है, उसको सेल करके यहाँ पर अपने जो रिकवरी है वो यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, ग्रांटिंग इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ट्रैवलर चेक्स और करेंसी नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो बैंक्स है वो यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू कर सकता है, ट्रैवलर चेक्स वगैरह भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्वायरिंग, होल्डिंग, अंडर राइटिंग एंड डीलिंग इन स्टॉक। तो आप लोगों को पता है कि जो बैंक है वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, तो इसके लिए वो जो है यहाँ पर किसी भी तरह के शेयर्स, डिवेंचर्स हो, उनको बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, उनको अंडरराइट कर सकता है। ठीक है, तो बाय सेल तो समझ में आ रहा है, ये अंडरराइट क्या होता है, ये अंडरराइट क्या होता है। तो जनरली देखो, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है तो उसमें ना एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 100% शेयर्स इशू किए हैं ना, तो उसमें एक कंडीशन होती है कि अगर उसके 90% जो शेयर्स है वो सब्सक्राइब होंगे तभी उनको इशू सक्सेसफुल माना जाएगा, नहीं तो इसको रद्द कर दिया जाएगा और फिर से यहाँ पर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंपनीज कई बार क्या करती है, बैंक को अपॉइंट कर लेती है। ठीक है, बैंक को अपॉइंट कर लेती है और कहती है कि आप जो है ये हमारे जो 90% सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पर करो। क्लियर है? ठीक है, तो बैंक क्या करती है, गारंटी ले लेती है, गारंटी ले लेती है कि आपके 90% हो जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है कि अगर बाई चांस, ठीक है, बाई चांस अगर ये 90 में से मान लो 85% ही यहाँ पर सब्सक्राइब हुए, जनरल पब्लिक ने यहाँ पर सब्सक्राइब किए, 5% रह गए, तो बैंक जो है वो अंडर राइटिंग फंक्शन के अंदर वो क्या करेगा, ये जो 5% शेयर है ना वो खुद परचेज कर लेगा। ठीक है, और जैसे ही वो परचेज करेगा तो 90% की जो कंडीशन वो पूरी हो जाएगी। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अंडर राइटिंग करना। क्लियर है? इसमें एक तरह की गारंटी लेता है बैंक, और बाई चांस अगर रह गया काम तो वो खरीद के उसको ठीक कर देता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, रिसीविंग ऑफ काइंड ऑफ बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स और वैल्यूएबल्स ऑन डिपॉजिट और सेफ कस्टडी और अदरवाइज। तो यहाँ पर जो बैंक है वो अपने कस्टमर से कोई भी वैल्यूएबल चीज सेफ कस्टडी में जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हम बैंक के पास कोई हमारी इंपॉर्टेंट चीज है उसको रख सकते हैं तो बैंक उसको एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट देखो है, ड्रॉइंग, मेकिंग, एक्सेप्टिंग, डिस्काउंटिंग, बाइंग, सेलिंग, कलेक्टिंग, डीलिंग इन बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट्स। अब ये जो बैंक्स होती हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट्स में भी यहाँ पर डील करती है। तो बैंक यहाँ पर कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, यानी कि अगर कस्टमर कहे तो बैंक यहाँ पर कस्टमर के बिहाफ पर, क्योंकि वो इसका एजेंट के तरीके से काम करता है ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ भी कर सकता है और कस्टमर के बिहाफ पर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको डिस्काउंट भी कर देता है। अब डिस्काउंट का क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि सप्लायर को पैसे की जल्दी जरूरत पड़ती है तो वो बैंक के पास जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज लेके, बैंक जो है उसको डिस्काउंट करके उसी वक्त उसकी पेमेंट जो है कर देता है। क्लियर है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ भी कर सकता है बैंक, एक्सेप्ट भी कर सकता है और डिस्काउंट भी कर सकता है। आई होप आपको यहाँ पर फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे बैंक के। नेक्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ पे देखो सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 देखो क्या कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी हो उसको अपने नाम में ये 3 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड यहाँ पर इन्वॉल्व करना जरूरी है, चाहे वो बैंक हो, चाहे बैंकर हो, चाहे बैंकिंग हो। यानी कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जिसके नाम में ये तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड ना हो तो वो जो है बैंकिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकती। क्लियर है? तो अगर आपको नेम रखना है, बैंकिंग ऑपरेशंस करनी है, तो आपको इनमें से कोई भी वर्ड जो है अपने नाम में इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, और सेक्शन 7 ये भी कहता है कि बैंकिंग कंपनी के अलावा जो बैंकिंग ऑपरेशंस को नहीं करती है कोई और कंपनी इस वर्ड्स को अपने नाम में यूज नहीं कर सकती। यानी कि अगर कोई कंपनी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है तो वो जो है अपने नाम के अंदर यहां पर बैंक, बैंकर या फिर बैंकिंग वर्ड को यूज नहीं कर सकती, या ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ यहां पर बैंकिंग कंपनीज ही यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा यहाँ पे देखो क्या है, सेक्शन 8। सेक्शन 8 डील करता है हमारा प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ बैंक, मतलब ऐसे काम जो कि बैंक से यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसे कि सेक्शन 6 हमें बताता है कि ये फंक्शन बैंक परफॉर्म कर सकता है, ऐसे सेक्शन 8 बता रहा है कि ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती बैंक। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, नो बैंकिंग कंपनी शेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील इन द बाइंग और सेलिंग और बार्टरिंग ऑफ गुड्स। यानी कि जो बैंक है वो गुड्स का ट्रेड नहीं कर सकती, ना ही गुड्स को वो सेल कर सकती है, ना ही परचेज करती है। हाँ, पर इसकी एक एक्सेप्शन होती है, अगर यहाँ पर कोई गुड्स उसके पास आई हैं, ठीक है, वो उसने जो लोन दिया था उसके अगेंस्ट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे, मान लो एक ए पर्सन है, यहाँ पर बी पर्सन, ठीक है, ए बैंक है, मान लो यहाँ पर क्या है, ठीक है, बैंक ने यहाँ पर जो है यहाँ पर 50,000 का यहाँ पर लोन दिया, जिसके लिए बी पर्सन ने एक अपनी कार, जो कार क्या है, एक गुड है, वो एज अ सिक्योरिटी बी पर्सन को यहाँ ए पर्सन को दे दी। क्लियर है? और बाद में जाके जो बी पर्सन उसने यहाँ पर कर दिया डिफॉल्ट, यानी कि उसने 50,000 बैंक को वापस नहीं किए, तो इस केस में जो बैंक है वो इस कार को जो है सेल परचेज कर सकता है। क्लियर है आपको? क्लियर है? अदरवाइज मतलब कि बैंक बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता, पर अगर यहाँ पर लोन के अगेंस्ट उसको कोई सिक्योरिटी मिली है तो उस केस में वो कर सकता है। उसके बाद देखो क्या, नो बैंकिंग कंपनी शैल बाय और सेल और बार्टर गुड्स ऑन फॉर अदर्स। यानी कि जो बैंक है वो एजेंट के तरीके से भी काम करता है ना पर्सन के लिए, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर
कस्टमर्स है उनके बिहाफ पे एजेंट के लिए भी काम करता है। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि किसी और के बिहाफ पर भी, ठीक है, किसी और कस्टमर के बिहाफ पर भी बैंक जो है वो गुड्स को सेल और बाय नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे सेक्शन 9 डील करता है डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट्स। अब ये नॉन बैंकिंग एसेट्स क्या होती है उसको हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं पहले। तो नॉन बैंकिंग एसेट्स सिंपल में होते हैं जिसका जो बैंक की एसेट्स नहीं होती। यानी कि देखो आप लोग को पता है कि जब बैंक लोन देता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी डिमांड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मान लो एक बैंक है जिसने यहाँ पर बी पर्सन को लोन दिया और बी पर्सन ने क्या किया यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी अपना हाउस क्या कर दिया, अपना हाउस यहाँ पर जो है गिरवी रख दिया, एज अ सिक्योरिटी दे दिया, और फ्यूचर में जाके जो बी है उसने यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया यहाँ पे डिफॉल्ट कर दिया। अब बैंक के पास एक राइट है कि वो इसको अपने पोजेशन में ले और इसको सेल करके अपना लोन की अमाउंट जो है रिकवर कर ले, ठीक है। तो जैसे ही बैंक इसको एक्वायर करता है, ठीक है, तो इस बैंक के लिए ये क्या बन जाती है, एक एसेट बन जाती है। और कौन सी एसेट बन जाती है, नॉन बैंकिंग एसेट। तो सेक्शन 9 बताता है कि ये जो नॉन बैंकिंग एसेट यहाँ पर एक्वायर की है बैंक ने, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ कितने दिनों में यहाँ पर करना है, कितने टाइम पीरियड के लिए मैक्सिमम बैंक उसको अपने पास यहाँ पर रख सकता है। तो यहाँ पर देखो नो बैंकिंग कंपनी शैल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जैसे हाउस था ना वो हमारे लिए क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। हाउस एवर एक्वायर्ड फॉर मोर देन 7 ईयर फ्रॉम द एक्विजिशन देयर, मतलब जैसे ही आपने उसको एक्वायर किया उसके 7 साल के अंदर अंदर आपको उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उससे ज्यादा उसको आप उसको अपने पास यहाँ पर नहीं रख सकते। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन है, अगर कोई ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि बैंक की अपनी है, यानी कि उसने जो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर जो बिल्डिंग है उसकी अपनी खरीदी हुई बिल्डिंग है, ठीक है, उसको वो जितने मर्जी टाइम के लिए यहाँ पर रख सकता है। पर उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई जिसपे बैंक की ऑनरशिप नहीं है, जो कि बैंक ने खुद, बैंक की खुद की एसेट नहीं है, तो उसको 7 साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, ठीक है। और हालांकि अगर जो आरबीआई चाहे तो ये जो पीरियड है उसको यहाँ पर एक्सटेंड भी कर सकता है। अगर यहाँ पर जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से रिक्वेस्ट करता है कि सिचुएशंस ऐसे हैं कि हम उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसका मार्केट में प्राइस अच्छा नहीं है, तो इस केस में जो आरबीआई अगर वो सही समझे तो ये पीरियड जो है 5 साल और भी बढ़ाया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा सेक्शन 10 डील करता है मैनेजमेंट ऑफ बैंक, यानी कि बैंक की मैनेजमेंट कैसे होगी, कौन कौन से मेंबर जो है उसकी मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ पर देखो सेक्शन 10 हमारा यहाँ पर डील करता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, सेक्शन 10 कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी यहाँ पर कैन नॉट एम्प्लॉय और मैनेज बाय अ मैनेजिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोई भी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी ऐसे पर्सन को अपने मैनेजमेंट में नहीं ले सकती जो कि एक मैनेजिंग एजेंट हो। मैनेजिंग एजेंट का मतलब कि कोई दूसरे पर्सन, एजेंट का मतलब आपको पता है ना कि जो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर काम करता है, तो कोई भी एजेंट यहाँ पर बैंक की मैनेजमेंट में काम नहीं कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर it cannot employ any person who has adjudicated insolvent and has been convicted by a criminal court, ठीक है। तो यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है, लॉ ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, और या फिर वो क्रिमिनल है, यानी कि उस पर क्रिमिनल केसेस वगैरह चले हुए हैं, तो उनको भी इंप्लॉय नहीं कर सकता बैंक अपने मैनेजमेंट में। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो इट कैन नॉट एम्प्लॉय एनी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। अगर कोई पर्सन जो है ऑलरेडी किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, उसको मैनेज कर रहा है, तो उसको भी बैंक का डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट देखो यहाँ पर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल इंक्लूड नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सन विद प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या बोला गया है कि जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जो हमारे डायरेक्टर का पूरा एक जितने भी डायरेक्टर होते हैं उनको एक साथ में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। तो मैनेजमेंट में जितने भी हमारे मेंबर्स हैं ना, ठीक है, उसमें से 50% जो मेंबर्स है वो ऐसे होने चाहिए जिनको बैंकिंग इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में जो है यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि जो मेंबर्स है मैनेजमेंट में, उसमें ज्यादातर मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिनका एक्सपीरियंस हो इस फील्ड में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर एवरी बैंकिंग कंपनी शैल बी मैनेज्ड बाय होल टाइम चेयरमैन, यानी कि एक यहाँ पर हर एक बैंकिंग कंपनी में एक चेयरमैन होना चाहिए और वो होल टाइम चेयरमैन होना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को पार्ट टाइम बेसिस पे यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है, वो जो है पूरे टाइम के लिए यहाँ पर बैंकिंग के लिए काम करेगा, और वो उसका जो टर्म होगा, ठीक है, वो सिर्फ 5 साल के लिए होगा। यानी कि जो बैंक है वो किसी भी चेयरमैन को 5 सालों के लिए ही अपॉइंट कर सकता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो चेयरमैन है वो होल टाइम होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। दूसरा कि वो मैक्सिमम जो है 5 सालों के लिए ही यहाँ पर जो है कुर्सी संभाल सकता है, काम कर सकता है। उसके बाद दोबारा से बैंक को यहाँ पर चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ेगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे सेक्शन 16 बोलता है प्रोहिबिट्स कॉमन डायरेक्टर, यानी कि
सिंपली देखो, अगर कोई यहाँ पर पर्सन है जो कि किसी और बैंक में डायरेक्टर है, किसी और बैंक में काम कर रहा है एज अ डायरेक्टर, उसको हम दूसरी बैंक में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, एक बैंक ए है, यहाँ पर एक बैंक बी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे जो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हमारे 3 डायरेक्टर हैं, ठीक है, इस बैंक में जो है एज अ डायरेक्टर काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक्स जो पर्सन है वो पहले ही यहाँ पर ए बैंक में काम कर रहा है और ये पर्सन अगर बी बैंक में काम करना चाहे एज अ डायरेक्टर, तो इस केस में ये परमिजिबल नहीं है। जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि यहाँ पर ये जो पर्सन ऑलरेडी किसी बैंक का डायरेक्टर है वो दूसरे बैंक का डायरेक्टर यहाँ पर नहीं बन सकता। क्लियर है? कॉमन डायरेक्टर का मतलब कि एक दोनों जगह यहाँ पर काम करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या है, सेक्शन 11। सेक्शन 11 डील करता है कैपिटल के साथ कि जो बैंकिंग कंपनी है उसकी कैपिटल यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग जो भी इंडिया में बैंक है उसकी कम से कम पेड अप कैपिटल जो है वो यहाँ पर 5 लाख होनी ही चाहिए, ठीक है। कम से कम यहाँ पर एक्ट में बताया गया। वैसे आप लोगों को पता है कि जो आरबीआई की गाइडलाइंस अकॉर्डिंग कम से कम यहाँ पर 500 करोड़ यहाँ पर पेड अप कैपिटल होनी जरूरी है, ठीक है। ये सिर्फ एक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक की जो यहाँ पर कैपिटल होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 5 लाख। क्योंकि आरबीआई के पास ये राइट है कि वो जो एक कैपिटल की अमाउंट है उसको इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकता है। तो इसीलिए आरबीआई ने अभी इसकी जो अमाउंट रखी है वो कितनी रखी है, 500 करोड़ की। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर सेक्शन 12। सेक्शन 12 डील करता है हमारा कि कंपनी की, जो हमारी बैंकिंग कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल है, वो हमेशा 4:1 4:2:1 रेशियो में होनी चाहिए। अब इसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, वो मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी रेस कर सकती है शेयर्स को इशू करके, ठीक है। जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है, चाहे बैंकिंग कंपनी हो, वो उसमें स्टार्टिंग में ही बताना होता है कि उनकी जो शेयर कैपिटल होगी वो मैक्सिमम इतनी होगी, ठीक है। वो जो मैक्सिमम लिमिट है उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल। मान लो यहाँ पर बैंक की जो मैक्सिमम ऑथराइज कैपिटल वो कितने हैं, यहाँ पर 1 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद जो बैंक होती है वह जैसे जैसे उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो अब जो शेयर कैपिटल है वो इशू करती है, ठीक है। वो एक साथ पूरा का पूरा नहीं इशू करती, कुछ पार्ट जितना उनको जरूरत है उतने शेयर्स इशू कर देती है। तो मान लो यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख में से जो है 19,000 शेयर जो है 90,000 शेयर जो है वो इशू कर दिए, ठीक है। अब ये जो शेयर्स मार्केट में बैंक ने इशू कर दिए इसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं, जो बैंक यहाँ पर इशू किया है बैंक ने। उसके बाद देखो जैसे ये इशू किया जाता है पब्लिक इसको खरीदती है, पब्लिक इसको खरीदती है। तो इनमें से, ठीक है, इनमें से जो शेयर कैपिटल पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है यानी कि खरीद लेती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। मान लो इसमें जो 80,000 शेयर्स हैं वो यहाँ पर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए यानी कि खरीद लिए, ठीक है, और 10,000 यहाँ पर आ गए, तो 80,000 को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद देखो जैसे ही पब्लिक ने इसको सब्सक्राइब कर लिया, अब यहाँ पर पब्लिक को उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, यानी कि शेयर्स पे पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर देखो बैंक ये जो पेमेंट मंगाता है वो इंस्टॉलमेंट में मंगाता है। इंस्टॉलमेंट में मंगाता है कि 2 रुपए 3 रुपए पहले मंगवा लिए पर शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो जितना पैसा, ठीक है, जितना पैसा यहाँ पर उन्होंने मंगवा लिया, बैंक ने मंगवा लिया, मान लो 80,000 शेयर थे, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पर 8 लाख रुपीज, कितनी थी, 8 लाख रुपीज। और उस पे जो है यहाँ पर बैंक ने जो है यहाँ पर 7 लाख रुपीज यहाँ पर मंगवा लिए, कितने लगा लिए यहाँ पर 7 लाख रुपीज यहाँ पर मंगवा लिए। तो ये जो 7 लाख रुपीज है ना, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। क्लियर है आपको? इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। तो इस केस में अगर आप एग्जाम्पल देखोगे, इस केस में हमारा जो एग्जाम्पल था, जो हमारी ऑथराइज कैपिटल थी, अब यहाँ पर मैं शेयर्स की बात नहीं करूंगा, क्वांटिटी की बात नहीं करूंगा, वैल्यू की बात करूंगा। तो हमारी जो ऑथराइज कैपिटल थी वो कितनी थी, 10 लाख रुपीज की, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हुई थी, हमारी 80,000 सब्सक्राइब हुए थे तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 8 लाख रुपीज। उसके बाद जो हमारी पेड अप कैपिटल थी वो कितनी थी, हमारी यहाँ पर 7 लाख रुपीज। तो यहाँ पर बोला गया कि ये जो 3 है ना, ये जो 3 है हमेशा हमारी 4:2:1 रेशियो में होना चाहिए। मतलब कि जो ऑथराइज कैपिटल है वो डबल होनी चाहिए यहाँ पर हमारी सब्सक्राइब कैपिटल की, और जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो डबल होनी चाहिए हमारी यहाँ पर पेड अप कैपिटल की। तो यहाँ पर आप इक्वेशन देखोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है कि ये जो कैपिटल होनी चाहिए थी वो कैसे होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमारी, यहाँ पर देखो 12 लाख, एग्जाम्पल से समझेंगे, 12 लाख होनी चाहिए थी हमारी ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद इसका 50% यानी कि सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होनी चाहिए हमारी, 6 लाख रुपीज, ठीक है। और उसका 50% यानी कि पेड अप कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए थी, यहाँ पर 3 लाख रुपीज। तो यही सिंपली हमारा सेक्शन 12 यहाँ पर बताता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या कहता है, रिस्ट्रिक्शन कंसर्निंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। जो यहाँ पर बैंक पेमेंट डिविडेंड पे करता है उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। कैसे लगाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले डिविडेंड का मीनिंग समझ लेते हैं, डिविडेंड क्या होता है। तो यहाँ पर देखो जब भी कोई भी कंपनी, नॉर्मल कंपनी की बात करो, उसको कोई प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है, इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा जो है यहाँ पर उनको शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है
है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट किया तो उन्हें कुछ रिटर्न तो देनी है ना। तो प्रॉफिट का जो हिस्सा यहाँ पर कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डिविडेंड। क्या कहते हैं यहाँ पर, डिविडेंड। क्लियर है आपको। तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि यहाँ पर कोई भी बैंक, कोई भी बैंक हो, वो डिविडेंड तभी पे कर सकती है अगर वो जो है अपने कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देती है। यानी कि जब भी उसे कोई प्रॉफिट होगा तो पहले उस प्रॉफिट से वो अपने कैपिटलाइज एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेगी, यानी कि उसको उनको पूरा करेगी जो भी पैसा खर्च किया। उसके बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो जो है यहाँ पर शेयर होल्डर को पे कर देगी, डिविडेंड पे कर देगी। अब ये कैपिटलाइज एक्सपेंसेस क्या है तो वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो देखो जब हम बैंक को स्टार्ट करते हैं तो बैंक को स्टार्ट करते वक्त जो उसके मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर कुछ खर्च किया होता है। मतलब अभी बैंक बनी नहीं है, बनाने के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई होगी और भी बहुत कुछ यहाँ पे खर्चे वगैरह किए, उन्हें को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो हर साल यहाँ पर थोड़े थोड़े राइट ऑफ होते रहते हैं, कम होते रहते हैं। तो पहले इनको पूरा किया जाएगा। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस उनको पूरा किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई कमीशन पे करनी है, ठीक है, जो उन्होंने शेयर्स वगैरह इशू किए थे, ठीक है, उनको अगर यहाँ पर किसी भी तरह की कमीशन पे करनी है, ब्रोकरेज पे करनी है, तो उन्हें पहले ये पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो डिविडेंड जो है यहाँ पर पे कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, रिजर्व फंड। ठीक है, सेक्शन 70 डील करता है रिजर्व फंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर जब भी बैंकिंग कंपनी, ठीक है, हमारा सेक्शन 70 क्या था, जब भी बैंकिंग कंपनी कोई प्रॉफिट कमाएगी तो इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है, कुछ फिक्स परसेंटेज जो है उसको एक रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, रिजर्व फंड। और जो, क्योंकि ये कंपलसरी है, ठीक है, ये जो परसेंटेज भेजनी है रिजर्व में, ये कंपलसरी होती है, तो इसीलिए इसको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 एवरी बैंकिंग कंपनी शैल क्रिएट अ रिजर्व फंड। उसे एक रिजर्व फंड क्रिएट करना है, ठीक है, जिसको हम स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड भी कहते हैं। और बिफोर डिक्लेयरिंग एनी डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले उसको एटलीस्ट 20% ऑफ इट्स प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट हुआ था टोटल, उसका 20% जो है इस रिजर्व फंड में जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो एक्ट में लिखा है 20%, ठीक है, 20%, पर अभी फिलहाल में जो है यहाँ पे 25%, हर बैंकिंग कंपनी को जो है 25% जो है अपने स्टैट्यूटरी फंड में जो है वो ट्रांसफर करना पड़ता है। क्लियर आपको। पर एक्ट के हिसाब से पूछा जाए तो ये हमारा कितना है, यहाँ पे 20% है। क्लियर आपको, क्लियर है। उसी के बाद इस जो सेक्शन 17 है वो हमारा एक और बात यहाँ पर कहता है कि अगर किसी केस में, ठीक है, अगर किसी केस में जो हमारा रिजर्व फंड, ठीक है, जो हमारा यहाँ पर रिजर्व फंड है और जो है हमारा यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, ठीक है, रिजर्व फंड का आपको मीनिंग क्लियर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट होता है, ऐसा अकाउंट, देखो जब भी बैंक अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है, यानी कि उसकी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पे इशू करती है, तो वो जो ज्यादा वैल्यू होती है ना उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीमियम। ठीक है, तो उस प्रीमियम के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं जिसको हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 17 क्या कहता है, अगर किसी केस में जो यहाँ पर हमारा रिजर्व फंड का बैलेंस है और यहाँ पर हमारा सिक्योरिटीज अकाउंट का, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है, वो इक्वल हो जाता है पेड अप कैपिटल के, जो पेड अप कैपिटल है, तो उस केस में यहाँ पर रिजर्व फंड में ट्रांसफर करने नहीं की करती बैंक। ठीक है, उस केस में इसको एक्सेप्शन मिल जाती है, तब बैंक जो है यहाँ पर किसी भी तरह का यहाँ पर रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर नहीं किया जाता है। न क्लियर है उसके, क्लियर है आपको, क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में जरूर यहाँ पर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे सेक्शन 18। अब सेक्शन 18 डील करता है हमारा कैश रिजर्व के साथ। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी बैंक जो कि नॉन शेड्यूल है, यानी कि वो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको जो है अपने टोटल उसके बाद जो डिपॉजिट्स आते हैं उसका कुछ परसेंटेज अपने पास या फिर आरबीआई के साथ करंट अकाउंट खोल के मेंटेन करना यहाँ पर कंपलसरी है। क्लियर आपको। जैसे कि देखो जो शेड्यूल बैंक था उसके लिए कंपलसरी था कि वो आरबीआई के पास उसको अपने डिपॉजिट कुछ हिस्सा जो है डिपॉजिट करवा के रखना होगा। पर अगर नॉन शेड्यूल है तो उस केस में सेक्शन 18 क्या कहता है, या तो उसको अपने पास ही, ठीक है, अब टोटल क्योंकि मेंटेन इनको भी करके रखना पड़ेगा, तो या तो अपने पास या फिर वो आरबीआई में करंट अकाउंट ओपन कर ले और उसमें जो है जमा करवा के रखे, पर मेंटेन तो इनको भी यहाँ पर करना पड़ेगा। क्लियर आपको। जितना भी टोटल डिपॉजिट है उसका एक फिक्स परसेंटेज। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे सेक्शन 19। नेक्स्ट सेक्शन 19 डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ऑन अ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, मतलब कि कोई भी बैंकिंग कंपनी जो है यहाँ पर अपनी सब्सिडरी कंपनी ओपन नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर सब्सिडरी कंपनी देखो बेसिकली क्या होती है, जब कोई कंपनी, ठीक है, जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के कंट्रोल में होती है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलो कि यहाँ पर देखो एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर एक कंपनी है
ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया इसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, पहले ये मान लो कार बना के मार्केट में सेल करता था, ठीक है, तो इसने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक यहाँ पर बी लिमिटेड कंपनी खोली, अलग कंपनी खोली, कोई ब्रांच नहीं खोली, अलग कंपनी खोली, जो कि यहाँ पर क्या करे, कार इंश्योरेंस का काम करे, क्या करे यहाँ पर, कार इंश्योरेंस का यहाँ पर जो है वो काम करे। क्लियर है। तो अब ये जो ए लिमिटेड कंपनी है, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल है इस बी लिमिटेड कंपनी में, ये कैसे परफॉर्म करेगी, इसको जो फंड चाहिए वो भी ए लिमिटेड कंपनी ही प्रोवाइड करके देगी। तो इस केस में जो ये बी कंपनी, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रांच अलग बात है, ब्रांच में तो हम उसी कंपनी के नाम से एक अलग जगह पे जो है हम बिजनेस प्लेस ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है कि सेक्शन 19 में कि जो कमर्शियल बैंक्स है, यहाँ पर जो हमारी बैंक्स है, उनको सब्सिडरी कंपनी ओपन नहीं करनी है। हाँ, पर इसके दो एक्सेप्शन भी है। सबसे पहले एक्सेप्शन क्या है कि अगर, ठीक है, अगर यहाँ पर जो बैंक है कोई ऐसा काम जो कि सेक्शन 6 में मेंशन है उसको करने के लिए कोई सब्सिडरी ओपन करती है तो वो ओपन कर सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर बैंक है, ठीक है, यहाँ पर हमारी बैंक है, ठीक है, ये अभी बैंकिंग काम कर रही है, पर या इंश्योरेंस में भी जाना चाहती है, ठीक है। तो अगर इंश्योरेंस यहाँ पर सेक्शन 6 में जो है परमिटेड है, तो ये इंश्योरेंस के लिए एक अलग से यहाँ पर जो है कंपनी खोल देती है। तो इस केस में जो है यहाँ पर इसको आज्ञा है, ये सब्सिडरी कंपनी जो है ओपन कर सकती है। नेक्स्ट देखो क्या है, टू कैरी ऑन द बिजनेस बैंकिंग एक्सक्लूसिवली आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर कोई बैंक यहाँ पर इंडिया के बाहर काम करना चाहती है, सिर्फ वो बाहर ही काम करेगी, उसकी कोई भी ब्रांच इंडिया में नहीं होगी, तो इस केस में भी वो सब्सिडरी कंपनी ओपन कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा सेक्शन 20। सेक्शन 20 डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। सेक्शन 6 बताता है कि जो बैंकिंग है वो लोन एंड एडवांसेस दे सकती है, पर सेक्शन 20 कहता है कि कुछ लोन एंड एडवांसेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर बैंक पे नहीं कर सकती है। क्लियर है, लोन एडवांसेस नहीं दे सकती है। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखो क्या है, ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ ऑन इट्स ओवन शेयर्स, यानी कि बैंक कभी भी अपने शेयर्स के अगेंस्ट यहाँ पर लोन नहीं दे सकता। जैसे मान लो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, यहाँ पर क्या एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, एक पर्सन ए है जिसने एचडीएफसी के 10% जो शेयर्स है, मान लो उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए वो यहाँ पर बाय किए हुए हैं इसने। तो एक पर्सन एचडीएफसी बैंक के पास जाता है कि आप जो है मुझे जो है इस शेयर्स के अगेंस्ट, यानी कि इसको एज अ सिक्योरिटी देके 1 लाख की डिमांड करता है, तो यहां पर बैंक नहीं कर सकता। क्लियर है, कोई और बैंक इसकी जगह पे कर सकता है पर ये नहीं कर सकता। क्लियर है, कोई बैंक अपने शेयर्स के अगेंस्ट यहाँ पर नहीं दे सकती। नेक्स्ट क्या है, ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस टू एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर, ये अपने डायरेक्टर को यहाँ पर लोन एडवांसेस नहीं दे सकती। क्लियर है, साथ के साथ अगर किसी कंपनी में इसका जो डायरेक्टर है उनका डायरेक्ट इंटरेस्ट हो, यानी कि उस कंपनी में वो पार्टनर हो, है ना, या फिर उस कंपनी का वो कंपनी में जो है वो कंपनी का एक पार्टनर हो या फिर हिस्सेदारी हो उसके बिजनेस में, तो उस केस में कंपनी उस कंपनी को भी यहाँ पर जो है लोन नहीं दे सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा एक पर्सन है जो कि यहाँ पर बी बैंक का जो है क्या है यहाँ पर डायरेक्टर है, ठीक है, तो ये बी बैंक जो है ना वो ए लिमिटेड कंपनी को लोन नहीं दे सकती, क्योंकि इसमें जो हमारा डायरेक्टर है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है। डायरेक्टर बैंक को यहाँ पर नहीं कह सकता कि आप इसको लोन दो। नेक्स्ट देखो, एनी इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल भी है जो डायरेक्टर से रिलेटेड है, डायरेक्टर का फैमिली मेंबर है, तो इस केस में भी उसको यहाँ पर नहीं दिया जा सकता लोन। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर सेक्शन 21। सेक्शन 21 डील करता है पावर ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल एडवांसेस बाय बैंकिंग कंपनीज, ठीक है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 21 है वो सेक्शन है, वो यहाँ पर आरबीआई को पावर देता है कि आप यहाँ पर बैंक जो लोन एंड एडवांसेस देते हैं ना उनको कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप लोन एडवांसेस ऐसे ही दोगे। क्लियर है। वो कौन, जो आरबीआई वो कैसे यहाँ पर एडवांसेस को कंट्रोल करता है, तो सबसे पहले देखो वो जो बैंक है वो डिमांड करता है, इन्फॉर्मेशन की डिमांड करता है कि पर्पस ऑफ एडवांस, ठीक है, कि वो जो एडवांसेस वगैरह दे रहे हैं किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आरबीआई बैंकों को कह भी सकता है कि आपको जो एडवांसेस देने वो इस पर्पस के लिए देने हैं। नेक्स्ट देखो, द मार्जिन टू बी मेंटेन, ठीक है। अब ये जो लोन दिए जाते हैं, आप लोगों को पता ना, कभी भी एसेट की इक्वल वैल्यू के इक्वल हमें जो है यहाँ पर लोन नहीं दिया जाता, उसमें कुछ मार्जिन जो बैंक अपने पास रख लेता है, तो ये जो मार्जिन है वो कितना रखना है वो आरबीआई यहाँ पर बताएगा बैंक को। नेक्स्ट होगा द मैक्सिमम क्वांटम दैट कैन बी लेंट टू अ सिंगल एंटिटी, बैंक किसी सिंगल पर्सन या सिंगल कंपनी को मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है वो भी यहाँ पर आरबीआई जो है डिसाइड कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। नेक्स्ट एक होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज, अब ये जो लोन एडवांसेस देगी बैंक उस पर इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाएगा ये भी जो है आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है कि पूरा कंट्रोल यहाँ पर आरबीआई के पास है, और ये कंट्रोल कहां से आता है, सेक्शन 21 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। नेक्स्ट देखो हमारा सेक्शन 22 लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग कंपनी। सेक्शन 22 क्या कहता है कि कोई भी बैंकिंग कंपनीज हो, ठीक है, अगर उसे बैंकिंग ऑपरेशंस
को परफॉर्म करना है, यानी कि बैंकिंग कंपनी स्टैब्लिश करनी है, बनानी है और काम करना है बैंकिंग का, तो उसे सबसे पहले आरबीआई से लाइसेंस लेना जरूरी है। बिना लाइसेंस के जो बैंकिंग कंपनीज है वो जो है यहाँ पर अपने वर्किंग्स को परफॉर्म नहीं कर सकते। जो आरबीआई है वो यहाँ पर जब लाइसेंस प्रोवाइड करता है तो कई सारी यहाँ पर कंडीशंस जो है पूरी करनी पड़ती है बैंक्स को, तभी उनको लाइसेंस जो है प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो देखो, सेक्शन 24 क्या कहता है कि यहाँ पर हर बैंक को जो हमारा SLR है यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिजर्व है, उसको यहाँ पर जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है, रिजर्व क्या होता है, बेसिकली देखो जो डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, जो टोटल डिपॉजिट होते हैं उनमें कुछ डिपॉजिट बैंक को जो है लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखने पड़ते हैं। लिक्विड फॉर्म में मतलब कि उनको आसानी से जब जरूरत हो तो कैश में कन्वर्ट करना पॉसिबल हो। ठीक है, तो जो टोटल डिपॉजिट है बैंक के पास उसका कुछ हिस्सा अपने पास बैंक खुद अपने पास, आरबीआई के पास नहीं, खुद अपने पास उसको लिक्विड फॉर्म में रखती है। ठीक है, तो अभी जो रेट चल रहा है वो कितना है यहाँ पर, एटलीस्ट 18% ऑफ। ठीक है, जो टोटल डिपॉजिट उसके पास आते हैं, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, उसका 18% बैंक को जो है अपने पास मेंटेन करके रखना ही पड़ता है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी यहाँ पे डिसाइड की गई है कि जो हमारे SLR है, जो आरबीआई है, वो समय समय पे जो है यहाँ पर जो रेट है वो डिसाइड करता रहता है। तो जो मैक्सिमम रेट है हमारा SLR का, एक्ट में लिखा है वो कितना है, 40%। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पर, सेक्शन 26 रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अगर कोई हमारा यहाँ पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग सेक्शन 26 क्या कहता है। तो पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो सिंपली देखो, जो बैंक के, ठीक है, ऐसे अकाउंट्स जिनको 10 साल से ज्यादा के लिए ऑपरेट नहीं किया गया है, यानी कि कस्टमर ने उसमें एक भी 10 साल तक कोई भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं किए है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। जैसे कि आप लोग पता ना, कोई पर्सन जब मान लो उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया, उसके बाद बाई चांस उसकी डेथ हो गई, ठीक है, कोई ऐसा काम हो गया है ना, तो उस केस में देखो क्या हुआ, अब अगर वो मान लो सिंगल ही पर्सन था, उसने कोई नॉमिनी वगैरह भी नहीं रखा था, अब वो जो पैसे उसने बैंक में डिपॉजिट करवाए हुए हैं वो तो वैसे ही रह गए, क्योंकि पर्सन तो अब रहा नहीं है, तो कौन अब जाएगा कि मेरा अकाउंट है, मेरे पैसे दो। ठीक है, तो अब ये जो पैसा है, ठीक है, अब ये जो पैसा बच गया, इन्हीं पैसे को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। बैंकों के पास कई सारे यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट होते हैं जिसमें ऐसे पैसे पड़े रहते हैं, और बैंक जो है उनको 10 साल के बाद, जैसे ही 10 साल पूरे हो जाते हैं बिना किसी ट्रांजेक्शन के, उनको अनक्लेम्ड डिपॉजिट जो है यहाँ पर बता देता है। क्लियर है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है कि हर साल जैसे ही यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है बैंकों का, बैंकिंग को क्या करना है, यहाँ पर 30 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को अनक्लेम्ड डिपॉजिट की यहाँ पर रिपोर्ट देनी जरूरी होती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा देखो क्या है, सेक्शन 26A। जो सेक्शन 26 है वो क्या बताता है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है, ठीक है, ये जो अनक्लेम डिपॉजिट, अब आप सोचोगे कि ये अनक्लेम डिपॉजिट क्या बैंक अपने पास रख लेते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई कहता है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट है वो जो है आपको मुझे देना पड़ेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक के पास जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं वो उसको आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, तो वो कौन कहता है ऐसा करने को, सेक्शन 26A। ठीक है, सेक्शन 26 क्या कहता है कि आरबीआई को यहाँ पर एक डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड बनाना चाहिए, जिसमें और उसमें जो भी अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं उसको यहाँ पर डाल देना चाहिए। ठीक है, बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई को पैसा देंगे, आरबीआई जो है इस फंड में उस पैसे को डाल देगा, और फर्दर इसी फंड को जो है आगे चलकर जो हमारे डिपॉजिटर्स हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए, ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इस पैसे का यूज जो है वो किया जाना चाहिए। क्लियर आपको, क्लियर है आपको, ये बिल्कुल सिंपल सा हमारे यहाँ पर पॉइंट था। नेक्स्ट है वो क्या है, सेक्शन 35। सेक्शन 35 हमारा डील करता है इंस्पेक्शन के साथ। ठीक है, अब इसके ये क्या कहता है, जो हमारा यहाँ पर सेक्शन 35 वो क्या कहता है कि आरबीआई खुद, अगर आरबीआई को लग रहा है कि बैंक कोई अनऑथराइज एक्टिविटी कर रहा है, कोई यहाँ पर फ्रॉड कर रहा है, तो वो जो है इंस्पेक्शन कर सकता है बैंक का, और बैंक को सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी आरबीआई को। क्लियर है। एक तो क्या है कि आरबीआई खुद कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कहे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आरबीआई ये फ्रॉड कर रहा है, तो आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर भी यहाँ पर इंस्पेक्शन यहाँ पर कर सकता है। क्लियर आपको, इंस्पेक्शन का राइट अब आरबीआई को कौन दे रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 35। नेक्स्ट देखो क्या है, पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड में हमारे आ जाते हैं यहाँ पर सेक्शन 45Y से लेके सेक्शन 45Z। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर सेक्शन देखो क्या है, नॉमिनेशन से रिलेटेड। नॉमिनेशन आप लोगों को पता है कि जब भी कोई पर्सन अकाउंट खोलता है तो उसमें एक पर्सन अपॉइंट करता है, एज अ नॉमिनी अपॉइंट करता है, ताकि
खुदा ना खास्ता अगर उससे कुछ हो जाता है, उसकी डेथ वगैरह हो जाती है, तो उस केस में जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो उस पर्सन को यहाँ पर मिल जाता है। तो यहाँ पर देखो हमारे सेक्शन 45ZA, सेक्शन 45ZC और सेक्शन 45ZE, ये तीनों सेक्शन डील करते हैं हमारे नॉमिनेशन के लिए। तो यहाँ पर देखो अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट है, चाहे वो डिमांड डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, तो उस केस में जो हमारा सेक्शन 45ZA है वो यहाँ पर बताता है कि नॉमिनेशन कैसे होगी, कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म्स जो है भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई यहाँ पर सेफ कस्टडी अकाउंट है तो उस केस में हमारा जो 45ZC है ये सेक्शन डील करता है नॉमिनेशन के साथ। तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सा सेक्शन हमारा जो है किस अकाउंट से नॉमिनेशन से के साथ डील करता है। उसके बाद देखो क्या है, सेफ डिपॉजिट, अगर सेफ डिपॉजिट लोकर है, अगर लोकर की फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो उस केस में जो हमारा 45ZE है वो यहाँ पर बताएगा कि नॉमिनेशन कैसे की जाएगी, ठीक है, किस पर्सन को नॉमिनेट किया जा सकता है, कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन रिलेटेड था किसके साथ, नॉमिनेशन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, पार्ट 5, लास्ट 5 हमारा, इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो क्या है, सेक्शन 56। सेक्शन 56 देखो ये नया सेक्शन इंक्लूड किया गया था हमारा यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, क्लियर है आपको। और इस एक्ट में ये जो सेक्शन 56 है, जैसे ही वो इंक्लूड हुआ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो यहाँ पर जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक थे, पहले क्या होता था, जो कोऑपरेटिव बैंक थे वो आरबीआई के कंट्रोल के अंडर नहीं आते थे, पर जैसे ही सेक्शन 56 इंक्लूड हुआ हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, तो वहां से आरबीआई के पास पावर आ गई कि वो अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको भी यहाँ पर कंट्रोल करने लग जाए, ठीक है। तो इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है कि जो सेक्शन हमारा 56 है वो किस रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि इससे जो हमारा कोऑपरेटिव बैंक्स है उनको आरबीआई के अंडर जो है वो ले आया गया था, क्लियर है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे जो कि रिलेटेड थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के साथ। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का इसमें डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, आगे हम जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। तो फटाफट से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन डिड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कम इनटू इफेक्ट, ठीक है। जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो यहाँ पर कब से जो है इफेक्ट में आया था, कब से अप्लाई हुआ था। क्या वो हमारा 16 मार्च 1949 था, या फिर 10 मार्च 1949 था, या फिर 12 मार्च 1950 था, या फिर हमारा 6 मार्च 1950 था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब इफेक्ट में आया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो पहले क्या था, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यानी कि आपको वो डेट बतानी है कि जब बैंकिंग कंपनीज एक्ट जो है वो आया था इफेक्ट में, क्लियर है। तो उसके हिसाब से जो हमारा 16 मार्च 1949 इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज इनिशियली पास्ड बाय व्हाट नेम। जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था पहले हम उसको किस नाम से यहाँ पर जानते थे। क्या वो बैंकिंग फॉर्म्स एक्ट 1949 था, क्या वो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 था, या फिर बैंकिंग यूनियन एक्ट 1949 था। फटाफट से बता दीजिए इसमें से कौन सा नाम है जो पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का हुआ करता था। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर देखो जो आंसर बी है हमारा बैंकिंग कंपनीज एक्ट, ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 को ही आगे जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो है रीनेम कर दिया गया था। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद डिस्पोजल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट। इसमें से हमारा कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है नॉन बैंकिंग एसेट के डिस्पोजल के साथ। जैसे हमने पढ़ा था ना कि जो नॉन बैंकिंग एसेट्स हैं उसको जो है 7 साल के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है। तो कौन सा सेक्शन है जो हमें ये बताता है कि 7 साल के अंदर अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करना जरूरी होता है। क्या वो सेक्शन 9 है, क्या वो सेक्शन 8 है, क्या वो सेक्शन 7 है, या फिर सेक्शन 6 है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो है हमारा सेक्शन 9, ठीक है। सेक्शन 9 जो है हमारा डिस्पोजेबल ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट के साथ डील करता है। नेक्स्ट को क्या है, विच सेक्शन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद द प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर, ठीक है। किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हम जो किसी और बैंक के डायरेक्टर को अपने बैंक में जो है एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। क्या वो सेक्शन 16 है, क्या वो सेक्शन 14 है, या फिर सेक्शन 13, या फिर सेक्शन 18। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहां पर देखो जो हमारा सेक्शन 16 है,
ठीक है। जो सेक्शन 16 है वो डील करता है हमारा यहाँ पर प्रोहिबिशन ऑफ कॉमन डायरेक्टर के साथ, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, सेक्शन 18 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 प्रोवाइड। सेक्शन 18 क्या कहता है, ठीक है, क्या वो कैश रिजर्व को मेंटेन करने की बात करता है, या फिर बैंकिंग की लाइसेंसिंग को लेकर बात करता है, या फिर रिजर्व फंड के बारे में बात करता है, या फिर एसेट्स इन इंडिया के बारे में बात करता है। तो फटाफट से आप बता दीजिए कि सेक्शन 18 क्या बताता है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। क्या वो कैश रिजर्व है, क्या वो लाइसेंसिंग और बैंकिंग कंपनीज है, या फिर रिजर्व फंड, या फिर एसेट इन इंडिया। तो यहाँ पर आंसर देखो हमारे क्या है, कैश रिजर्व। ठीक है, सेक्शन 18 कहता है कि जो नॉन शेड्यूल बैंक है उनको यहाँ पर जो है अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा अपने पास या फिर आरबीआई के पास करंट अकाउंट में मेंटेन करना जरूरी है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 डील्स विद। जो हमारा सेक्शन 10 है वो किसके साथ यहाँ पे डील करता है। पहला देखो प्रोहिबिशन ऑन ट्रेडिंग, या फिर रिस्ट्रिक्शन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, या फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन एंड एडवांसेस। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा। सेक्शन 10 हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किसके साथ यहाँ पर डील करता है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहेगा, फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनेजिंग एजेंट, यानी कि किसी भी एजेंट को बैंक अपने मैनेजमेंट में जो है एम्प्लॉय नहीं कर सकता, ये हमारा डील करता है सेक्शन 10। क्लियर है आपको। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से रिलेटेड थे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।